हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट क्लास फंक्शन की डेफिनेशन कर चुके हैं। फंक्शन के कैसे चेक करना है ग्राफिकल अप्रोच से, वो भी हम सीख चुके हैं पिछली क्लास में कि हमें किसी भी फंक्शन को चेक करने के लिए कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, ग्राफ से अगर चेक करना है तो हमें चेक करना है लाइन पैरेलल टू ग्राफ में लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करके कि वो लाइन उस ग्राफ को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट करे। और 1-1 फंक्शन को भी हमने ग्राफिकल अप्रोच से सीखा था कि 1-1 चेक करना है हमें, तो वो ग्राफ को जो लाइन हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं वो लाइन ग्राफ को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट करे। फिर हमने ऑन टू के लिए ग्राफिकल अप्रोच सीखी। ऑन टू के लिए ग्राफिकल अप्रोच से हमने क्या सीखा कि लाइन अगर हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फंक्शन के लिए जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, और जब हम 1-1 और ऑन टू चेक कर रहे हैं तब हम लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ में वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। 1-1 के केस में वो लाइन उस ग्राफ को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट करे, और ऑन टू के केस में वो लाइन ग्राफ को जो लाइन हमने ड्रॉ की है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो लाइन ग्राफ को कम से कम एक बार तो कट करे। एक से ज़्यादा बार भी कट कर सकती है, लेकिन कम से कम, एटलीस्ट, ये दो वर्ड सीखने हमने, एटमोस्ट और एटलीस्ट। एटमोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट करे, फंक्शन में भी और 1-1 में भी। लेकिन ऑन टू के केस में जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो लाइन ग्राफ को कम से कम एक बार, तो ज़्यादा बार भी कट कर सकती है लेकिन कम से कम एक बार तो कट करे। जैसे हमने एक फंक्शन किया था f(x = x²), जब हमने डोमेन डिफाइन किया नेचुरल नंबर और कोडोमेन भी हमने डिफाइन किया है नेचुरल नंबर, तो ग्राफ ये बनेगा हमारा, डोमेन भी नेचुरल नंबर, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर, यानी नेगेटिव नंबर है ही नहीं आपका और 1 भी नहीं, 0 भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, x = 1। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद अगर हमने फंक्शन चेंज किया था, नेचुरल नंबर से रियल नंबर कर दिया अगर, तो ग्राफ हमारा है ये, कभी भी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि x की कैसी पावर दे रखी है, इवन पावर दी हुई है। लेकिन हमारे कोडोमेन में पॉइंट्स प्लस इन्फिनिटी भी है और माइनस इन्फिनिटी भी। क्या कभी माइनस इन्फिनिटी वाले पॉइंट आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। तो हम लाइन यहाँ की बजाय हम यहाँ ड्रॉ करेंगे क्योंकि कोडोमेन में वो सारे पॉइंट भी हैं हमारे पास। इस टाइप से भी सीख सकते हो, क्योंकि जो हमारा कोडोमेन है वो पूरा रियल नंबर है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारी वैल्यूज है। लेकिन जब हम इस फंक्शन में पुट करेंगे ये सारी वैल्यू, तो हमेशा प्लस इन्फिनिटी वैल्यू आएंगी, माइनस इन्फिनिटी कभी नहीं आएगा। तो ग्राफिकल अप्रोच से अगर हम चेक करें तो हम लाइन यहाँ इस कोडोमेन में ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लाइन इस ग्राफ को कभी भी कट नहीं करेगी, और जब ये नहीं कट करी एक बार भी तो हम ये कहेंगे यहाँ पे फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ग्राफिकल अप्रोच से हमने सीखा था ये। किसी की ये क्वेरी थी कि किसी फंक्शन को हमें सीखना हो पैरेलल टू कैसे चेक करना है, तो लाइन किस एक्सिस के पैरेलल हमें ड्रॉ करनी है। जब हम फंक्शन का चेक करते हैं कि डिफाइंड है नहीं है, तो लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे, हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। लेकिन जब 1-1 और ऑन टू के केस में जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। 1-1 और फंक्शन के केस में जो हमने ड्रॉ की है वो लाइन ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट करनी चाहिए, और ऑन टू के केस में वो लाइन ग्राफ को कम से कम एक बार कट करनी चाहिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दूसरे तरीके भी हम सीखेंगे 1-1 ऑन टू चेक करने के, वो क्या होंगे, टू चेक फंक्शन 1-1। तो हमें क्या करना होगा, जो भी हमें फंक्शन दे रखा होगा हम क्या कर लेंगे, उसका डेरिवेटिव चेक करेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, या हम क्या कह सकते हैं कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं 1-1 ऑन टूनेस किसी भी फंक्शन की
कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। डेरिवेटिव चेक करेंगे, ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 0 है पूरे इंटरवल पे, ठीक है। पूरे इंटरवल पे हमें चेक करना होगा कि वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन क्या होगा, हमारा 1 फंक्शन होगा। दूसरा क्या कि अगर हमारे पास, जैसे हम टाइप डिस्कस कर चुके हैं, जो फंक्शन हमारे पास कौन से फंक्शन होते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं। सबसे पहले हम कुछ टाइप हमने डिस्कस की थी, उनके अलावा और भी टाइप डिस्कस कर लेते हैं हम फंक्शन की। नेक्स्ट टाइप क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। हमने पिछली क्लास में मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन, अगर हम फंक्शन की वैल्यू लेते हैं मोड ऑफ एक्स, और क्या कह सकते हैं कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो x रहेगा पॉजिटिव, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो रहेगी वैल्यू -x। उसके बाद हमने सेकेंड टाइप पढ़ी थी सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन ये कौन सा फंक्शन होता है, f(x) इज इक्वल टू मोड x अपॉन में x, यानी कि वैल्यू क्या क्या होगी, जब x की वैल्यू होगी 0 तो ये हो जाएगा 0, जब x की वैल्यू होगी 0 से बड़ी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, जब x की वैल्यू 0 से छोटी रहेगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। इसको कहते हैं सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कौन सा फंक्शन होता है, नोटेशन क्लोज ब्रैकेट रहती है इसकी। अगर ये x फंक्शन f(x) इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल इंटू x, अगर x की वैल्यू है इंटीजर, इंटीजर कौन से नंबर होते हैं, 0 1 2 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी, -1 -2 -3 टू -इन्फिनिटी, इनके बीच के नंबर नहीं लेते हैं। 0 के जस्ट बाद 1 आता है, 1 के जस्ट बाद 2, 0 से पहले -1 होएगा, -1 के बाद से पहले -2, इसके बीच के नंबर नहीं होते हैं। अगर x की वैल्यू है इंटीजर तो यहाँ पे वही नंबर आ जाएगा, लेकिन अगर x की वैल्यू है n और n+1 के बीच में, तो जो यहाँ पे नंबर आएगा और x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर है तो उस केस में इसकी वैल्यू छोटे वाली होगी। हमने सीखा भी था, अगर हमसे पूछे 3.9 की वैल्यू तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच में जो भी नंबर होगा उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, उस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू छोटे वाला नंबर होगी, यानी कि 3 हो जाएगी। 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर हम डिस्कस करें, 0.999 है अगर हमारे पास और उसका हमें निकालना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। 1 और 2 के बीच में जितने नंबर है उन सब की वैल्यू क्या होगी, 1। 2 और 3 के बीच में जितने नंबर है उनकी वैल्यू छोटे वाला नंबर होगी, तभी हमने यहाँ पे लिखा है x की वैल्यू अगर n और n+1 के बीच में है, इक्वलिटी अगर नहीं भी है, इक्वल अगर छोटे वाली वैल्यू है तो वही वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे हमने नोटेशन लिखी है कि x जब इंटीजर नहीं होगा तो इसकी वैल्यू होगी छोटे वाला नंबर। उसके बाद हमने फोर्थ किया था, और ये सारे फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है अगर, क्योंकि दो वैल्यू की एक, जैसे 3.9 की भी वैल्यू 3 है, 3.8 की वैल्यू भी क्या आएगी, 3 आएगी। एक से ज्यादा की सेम आउटपुट आ रही है, इसका मतलब जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आप यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो नोट डाल के कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो आपका 1 फंक्शन कभी भी नहीं हो सकता। अगर कहीं भी लिखा आ जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में तो वो 1 कभी नहीं होगा, क्योंकि 1 फंक्शन वही होते हैं जिसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट ही इमेज हो। दो अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग ही इमेज होनी चाहिए, अगर वो एलिमेंट सेम है तभी इमेज सेम होगी। तो यहाँ तो दो, एक से ज्यादा की इमेज क्या आ रही थी, सेम ही आ रही थी, यानी 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर लोगे आप उन सबकी इमेज एक आएगी, यानी कि मैनी 1 हो सकता है। यहाँ से लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 फंक्शन नहीं होता है। 1 नहीं होता है तो कौन सा फंक्शन होगा, मैनी 1 फंक्शन होगा, क्योंकि फंक्शन तो है, डिफाइंड भी है,
कैसे डिफाइंड है, अगर वैल्यू इंटीजर नहीं है तो ये आएगी वैल्यू छोटे वाली, अगर इंटीजर है तो वही नंबर आ जाएगा। इंटीजर का मतलब अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पे 3 का निकालते तो इसकी वैल्यू 3 ही आ जाती। इसके बाद हमने नेक्स्ट टाइप डिस्कस की थी, वो थी लीस्ट इंटीजर फंक्शन। फोर्थ हमने किया था लीस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी नोटेशन ओपन ब्रैकेट रहती है, अगर ओपन ब्रैकेट के अंदर ये फंक्शन लिखा हुआ है x तो इसको बोल रहे हैं हम लीस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर x की वैल्यू इंटीजर है, x बिलोंग टू z है अगर, तो वही नंबर आ जाएगा हमारा लीस्ट। ग्रेटेस्ट में छोटे वाली वैल्यू लेते हैं हम, क्योंकि ग्रेटेस्ट है वैल्यू छोटी है, यहाँ पे लीस्ट ले रहे हैं लेकिन वैल्यू हम क्या लेंगे, बड़ी लेंगे। x की वैल्यू जब इंटीजर नहीं है तो x की वैल्यू किन्हीं दो नंबर के बीच में होगी, वो नंबर क्या है, मान लिया n और n+1 है, ये वैल्यू क्या होगी यहाँ पे n+1, बड़े वाली वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर हमारे पास वही था 3.8 है और आपको निकालना है इसका लीस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 4 हो जाएगी, यानी कि 0 1 2 3 -1 -2 अप टू -इन्फिनिटी। इन इसके बीच में सबकी वैल्यू 0 होगी, इस इंटरवल के बीच में सबकी वैल्यू -1 होगी। यहाँ वैल्यू पूछे अगर आपसे 1 आ जाएगी, इस 1 और 2 के बीच में 2। ये सारे लीस्ट इंटीजर फंक्शन है। उसके बाद हमने किया था फिफ्थ लिस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद हमने डिस्कस किए थे इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन 1 1 ऑन 2 के लिए हम चेक करते हैं, और डिक्रीजिंग फंक्शन जब x1 और x2, जब x1 की वैल्यू है x छोटी x2 से, यानी पहले वाली वैल्यू अगले नेक्स्ट वैल्यू से छोटी है, उससे नेक्स्ट वैल्यू उससे नेक्स्ट वैल्यू से छोटी है, तो फंक्शन की वैल्यू भी f(x1) की वैल्यू भी f(x2) से क्या हो, छोटी हो या बराबर हो। अगर ऐसा है तो वो फंक्शन हमारा कैसा है, इंक्रीज यानी आगे बढ़ रहा है वैल्यू, 1 से बड़ी, 1 से 2 बड़ा, 2 से 3 बड़ा, तो फंक्शन में पुट करें f(x) भी क्या हो जाए, छोटा हो जाए, किससे, f(x2) से। डिक्रीजिंग फंक्शन में उल्टा होगा, अगर x1 की वैल्यू बड़ी है x2 से, तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो, x2 से क्या हो जाएगी, बड़ी। अगर ऐसा होता है तो वो फंक्शन हमारा क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और कोई फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है तो वहां से हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट कि वो फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन है, 1 1। ये एक तरीका और है आपका 1 1 चेक करने का। एक तो हमने बेसिक डेफिनेशन से किया, दूसरा हमने ग्राफिकल अप्रोच से सीखा कैसे 1 1 चेक करना है, तीसरा हमने फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फॉर्म में चेक किया। अगर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो उस केस में हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो फंक्शन हमारा क्या है। क्वेश्चन भी चेक करेंगे हम, ये अप्रोच यूज करेंगे उसमें, किसी में ग्राफिकल अप्रोच यूज करेंगे, किसी में हम डायरेक्ट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आप ग्राफ नहीं बना पाओगे। अगर ग्राफ नहीं बना पा रहे तो उस केस में आपको कैसे 1 1 चेक करना है, कैसे ऑन टू चेक करना है, वो सारे तरीके हैं ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था फंक्शन का पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था। f(x) is said to be periodic function with the period t if f(x) is equal to f(x) plus t। फंक्शन में उसका पीरियड रखने से उसके फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा अगर, तो उस t को हम उस फंक्शन का क्या बोल रहे हैं, पीरियड बोल रहे हैं। और ये जो t होता है वो लीस्ट रियल नंबर होता है, लीस्ट रियल नंबर होता है। क्योंकि अगर हमें पीरियड निकालना है साइन का 2x का, हमने ये डिस्कस भी किया था, साइन x हो, कोस x हो, कोसिकेंट x हो या सीकेंट x हो, इन सभी का पीरियड क्या होता है, तो
पाई, क्योंकि 2 पाई में ये चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि साइन के अंदर अगर आपने π/2 लिख दिया तो π/2 होते ही वो सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड में क्या π/2 से एंगल चेंज हो जाता है, एंगल साइन का क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। और क्वाड्रेंट में सब, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड में कोट और टेंजेंट पॉजिटिव रहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और कोस का उल्टा सीकेंट पॉजिटिव रहते हैं। ये सब हम डिस्कस भी करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो देखो इन सभी का पीरियड क्या है, कोसिकेंट सीकेंट सबका 2 पाई पीरियड है, टेंजेंट एक्स और कोट एक्स इन दोनों का पीरियड पाई होता है। उसके अलावा हम एक फंक्शन भी डिस्कस करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट, इसका पीरियड हमेशा 1 होता है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, कभी भी बड़ी नहीं होगी, ना ही 0 से छोटी होगी वैल्यू। फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड आप याद रख सकते हो क्या होता है, 1 होता है। अगर हमें 2 इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2π/a साइन 2x का अगर आप पीरियड निकालते हो तो वो होता है 2π/ax का निकालते हो तो 2π/a होता है। अगर 2x का निकालोगे तो 2π/ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही cos 3x का निकालना अगर आपको पीरियड cos 3x का तो क्या हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। और cos -θ किसके इक्वल होता है, cos ऑफ थीटा के इक्वल होता है। ये हमने पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट क्या है हमारा फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन रहता था हमारा ये फंक्शन डिस्कस करना, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा, फंक्शन के अंदर कुछ भी वैल्यू पुट करो उसी के इक्वल आ जाए, f(x) इज इक्वल टू x। आइडेंटिटी फंक्शन है, अगर f(x) को अगर हम y से लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x, डोमेन कोडोमेन कुछ भी हो। अगर हमने फंक्शन डिफाइन किया है r टू r, रियल नंबर से रियल नंबर, और फंक्शन हमारा क्या है, f(x) इज इक्वल टू y, f(x) इज इक्वल टू x है, इसको हम लिखते हैं y से, और y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। रियल लाइन से रियल लाइन पे डिफाइंड है, यानी कि -∞ से +∞ डोमेन है, और +∞ से -∞ को डोमेन दिया हुआ है। कुछ भी वैल्यू पुट करोगे आप, सारी वैल्यू ओरिजिन से पास, फिर 0 पे 0 वैल्यू आएगी, 1 पे 1, 2 पे 2, -1 पे -1, सारी वैल्यू क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन है। फंक्शन है तो फंक्शन डिफाइंड, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर चेक भी करते हैं आप ग्राफ से तो लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू y एक्सिस। ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है, ये लाइन इस ग्राफ को ज्यादा से ज्यादा एक बार ही कट करी, कहीं भी ड्रॉ कर लेते हैं आप, किसी भी इस पूरे डोमेन में, ये लाइन इस ग्राफ को ज्यादा से ज्यादा, जो भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो लाइन ग्राफ को ज्यादा से ज्यादा एक बार ही कट करेगी। नेक्स्ट क्या है, अगर आपको इसको चेक करना है ऑन टू, अब इस पूरे डोमेन में अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो कहीं भी अबव द एक्सिस या बिलो द एक्सिस, वो लाइन ग्राफ को कम से कम एक बार तो कट जरूर करेगी। अगर कट करी है तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। तो यहाँ से नोट डाल के एक रिजल्ट लिख सकते हो आप, बहुत काम का रिजल्ट है, बहुत बार यूज भी होगा, कि जो आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी कई बार ऑप्शन में डायरेक्ट भी आ जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन है वो क्या है, बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब है क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 1 फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। कई जगह लिखा मिलता है इंजेक्टिव, याद रख सकते हो। 1 1 फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, और ऑन टू फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव
फंक्शन, और कोई फंक्शन जब 1 भी हो जाता है, ऑन टू भी हो जाता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उस फंक्शन को हम, बाइजेक्टिव। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, इवन ये कह सकते हैं हम कि जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे टाइप में ही कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, f of x is equal to c be any constant, c be any constant value। डोमेन कुछ भी ले हम, मान लिया कि हमने रियल नंबर ही ले लिया, रियल टू रियल, वैल्यू फिक्स रहे, कोई भी नंबर आए और एक वैल्यू ही फिक्स रहे c, यानी जैसे ही मैंने ये कहा कि हम कोई भी वैल्यू लें हमारे डोमेन की और एक फिक्स वैल्यू आए, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन ऑन 1 तो नहीं होगा। यानी कि आपको कहीं भी कांस्टेंट फंक्शन दिखता है तो यहाँ पे स्टार लगा के नोट लिख सकते हो कि जो कांस्टेंट फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन कभी भी 1 तो नहीं हो सकता, इज नॉट 1 फंक्शन। 1 नहीं है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन तो है लेकिन कैसा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को हम क्या कहेंगे कि जो कांस्टेंट फंक्शन है वो हमारा 1 फंक्शन नहीं होता है, कैसा फंक्शन होता है, मैनी वन फंक्शन होता है। उसके बाद क्या ये ऑन टू होगा, अब देखो ग्राफिकल अप्रोच से देखते हैं। फंक्शन की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे डोमेन से, डोमेन क्या है, -∞ से +∞। डोमेन वाली लाइन कौन सी होती है हमारी, ये वाली लाइन, -∞ टू +∞। यहाँ से कुछ भी वैल्यू पुट करो, यहाँ से आपको एक ही वैल्यू मिलेगी फंक्शन की, और वो वैल्यू मान लिया हमने 1 रख ली, 1 है, तो हर एक वैल्यू पे यहाँ पे -1 रखोगे जब भी 1 आएगा, 1 रखोगे तभी भी 1 आएगा, 2 रखोगे तभी भी 1 आएगा। यानी कि डोमेन की मैनी वैल्यू के लिए कोडोमेन की एक ही वैल्यू मिल रही है। अब कोडोमेन हमारा क्या है, रियल, रियल यानी कि +∞ से -∞। क्या इस 1 के अलावा और वैल्यू मिल रही है हमें? ऑन टू जब भी चेक करना होता है, ऑन टू फंक्शन वही फंक्शन होता है जब हमारा ऑन टू, जब हमारा कोडोमेन और रेंज दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब देखो इसमें कोडोमेन में सारे रियल नंबर है -∞ से लेकर +∞ तक, लेकिन फंक्शन में एक ही वैल्यू आ रही है हमारी, तो ये इक्वल नहीं आया रेंज के, और जब ये रेंज के इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन कैसा नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो, कोडोमेन को चेक कर सकते हो कि वो रेंज का इक्वल हो रहा है या नहीं, या रेंज सेट जो है हमारा वो कोडोमेन के इक्वल हो रहा है या नहीं। अगर इक्वल हो जाता है उस केस में हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन गिवन है वो फंक्शन क्या है, ऑन टू है, या अदर दूसरा तरीका है हमारा ग्राफिकल अप्रोच से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्या क्या यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ना ही ये 1 फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। यहाँ से ये कंडीशन भी आप लिख सकते हो, इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हो कि जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो ना 1 होता है ना ऑन टू होता है, तो बाइजेक्टिव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा, ये चेक करना। तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, कांस्टेंट फंक्शन के बाद हम पढ़ लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट को हम इस ब्रैकेट से, करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं हम लीस्ट इंटीजर के लिए, और फ्रैक्शनल पार्ट का हम यूज करते हैं, करली ब्रैकेट का हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, f(x) किसके इक्वल है, फंक्शन f(x)
इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट या फ्रैक्शनल फंक्शन भी बोल सकते हो, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये किसके इक्वल होगा, जो फ्रैक्शनल पार्ट है। जब हम नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस कर देते हैं तो वो क्या होगा, उस फंक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट होगा। अब देखो, मान लिया कि हमारे पास कोई नंबर है 4.9 है, इसमें से अगर आपको इसका निकालना है फ्रैक्शनल पार्ट, तो इस पूरे नंबर में से हमें क्या माइनस करना है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस करना है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.9 माइनस में 4 यानी कि 0.9। अब कोई भी वैल्यू ले लो, आप यहाँ से कुछ भी वैल्यू डिफाइन कर लो और आपको इसका निकालना है फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.666। ठीक है, 0 कब आएगी, जब हम यहाँ पे पूरा ही इंटीजर ही ले लेंगे उस नंबर को। अगर हमने वो इंटीजर ले लिया तो उस नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करना है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 - 5 = 0। यानी कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है आपका, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी और 1 से हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी, कभी भी 1 से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। अब यहाँ से हम ये सीख सकते हैं, अगर हमने फंक्शन का डिफाइन कर लिया डोमेन और रेंज, रियल से रियल, ठीक है, यानी कि कोडोमेन में सारे रियल नंबर है, और रेंज कहाँ आएगी फ्रैक्शनल पार्ट की, बस इसी इंटरवल के बीच में आएगी। रेंज क्या आएगी, सिर्फ इसी इंटरवल के बीच में आएगी। क्या 1 आ सकता है, कभी नहीं आएगा, क्या 2 आएगा, कभी नहीं आएगा, लेकिन कोडोमेन में तो वो नंबर हैं, तभी तो कहते हैं कि वो x वो y वैल्यू निकालते हैं। जनरल डेफिनेशन मैंने सिखाई थी आपको, जनरल डेफिनेशन बताई थी, उसको हम अप्लाई नहीं कर पाते कई बार। जैसे आप जैसे +1 के एलिमेंट्स की या फिर एनसीईआरटी उठाओगे, हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से प्रूव करता है वो, उस y के लिए डोमेन में वो x ना मिले या देयर एग्जिस्ट रियल नंबर y बिलोंग टू कोडोमेन B लेते हैं हम, जिसके लिए देयर एग्जिस्ट 4, ये लिखते हैं डेफिनेशन, हम जनरल डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, फॉर एवरी, अगर फंक्शन डिफाइंड है कहाँ से कहाँ, A से B, ऑन टू के लिए डेफिनेशन लिख रहे हैं, जनरल डेफिनेशन जो बुक्स में लिखी होती है उसी का इम्प्लीकेशन हम यहाँ पे अप्लाई करके दिखाएंगे, और आपको क्वेश्चन में कैसे ये डेफिनेशन अप्लाई करनी है वो सीखेंगे। देखो, फॉर एवरी y बिलोंग टू B, यानी कि डेफिनेशन यही है ना कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की डोमेन में प्री इमेज मिल जाए, तो हर एक y बिलोंग टू B के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू A सच दैट, ये बिलोंग है, बिलोंग का सिंबल है ये यहाँ पे, क्या है, x बिलोंग टू A सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू, यही तो लिखते हैं हम ऑन टू के लिए। ये क्यों लिखते हैं, मान लिया कि हाँ इसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं। अब देखो, कोडोमेन में B की जगह हमारा पूरा R है, R की वैल्यू होती -∞ से लेकर +∞ तक, कि ये वाली वैल्यू आए, लेकिन हमारी वैल्यू तो सिर्फ क्या आ रही है, या तो 0 आ रही है या फिर 0 पॉइंट समथिंग आ रही है, 1 से छोटी, कभी भी पूरी R की वैल्यू नहीं आएंगी। तभी तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो वैल्यू सारी की सारी इस 0 और 1 के बीच में आएंगी। अगर ग्राफ होता तो कहीं ना कहीं यही होता। अगर हम लाइन कहते हैं ना कि लाइन पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस ड्रॉ करें, वो ग्राफ को नेगेटिव वैल्यू आएंगी, कभी नहीं आएंगी। हम यहाँ ही ड्रॉ कर लेंगे लाइन पैरेलल टू, हमें तो लाइन ड्रॉ करनी है ना, वो लाइन हम ऊपर अबव द एक्सिस ग्राफ पे करें या ग्राफ से नीचे, हम तो वहां ड्रॉ करेंगे ना जहां कॉन्ट्राडिक्शन के पॉइंट आएंगे। हमेशा हमें वही पॉइंट ढूंढने होते हैं जो हमारे रिजल्ट को डिसप्रूव कर दे। तो हम अगर लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे वो ग्राफ को कभी भी कट नहीं करेगी, और कभी भी नहीं कट करेगी तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो ऐसे चेक कर सकते हो आप, या कोई भी पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ से 2 ले लिया मान लिया। अब 2 क्या कभी इस फंक्शन की वैल्यू आती हमें, अगर आपको ये नहीं, अगर वो अलग बात है, अगर आपको यही नहीं पता है कि वो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू होती क्या है, अगर आपको यही नहीं पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है,
तो उस केस में तो आप कोई भी अप्रोच अप्लाई नहीं कर सकते हो, चाहे आपके पास कितने ही तरीके हों ऑन टू चेक करने के। और अगर आपको पता है, उसके बाद आपको डोमेन को रेंज दिया हुआ है, आप उससे कोई पॉइंट उठा के डिस्प्रूव कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि आप तीनों ही अप्रोच से 1 1 ऑन टू कैसे चेक कर सकते हो अगर आपको दिए हुए इनमें से कोई फंक्शन। तो इस फ्रैक्शनल पार्ट के लिए भी आप लिख सकते हो कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है क्या? ऑन टू फंक्शन नहीं होता है। अब आप मुझे बताओगे कमेंट करके कि क्या ये 1 1 फंक्शन है, और ये सारी बातें आप मुझे कमेंट करके बताओगे ताकि मुझे पता चले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, या अभी भी आप डेफिनेशन में उलझे हुए हो। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन क्लियर करो, उसके बाद आप ये सारी अप्रोच पढ़ो कि हम कैसे किसी फंक्शन को चेक करते हैं, और हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाऊंगी, तो आप खुद से चेक करना पहले, उसके बाद उनका सॉल्यूशन देखना। पहले ही सॉल्यूशन नहीं देखना है आपको, पहले खुद से ट्राई करना है कि वो आप चेक कर पा रहे हो या नहीं। कई बार सॉल्यूशन देख के तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है, लेकिन पहले आपको क्वेश्चन देखना है, उसके बाद चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा, कुछ क्लासिफिकेशन कर लेते हैं हम फंक्शन की। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन क्या है? फर्स्ट, एल्जेब्राइक फंक्शन। एल्जेब्राइक फंक्शन वो फंक्शन होंगे जो x की पावर में रहे होंगे। x की पावर में यानी कि पोलिनोमियल फंक्शन है जो x की कुछ भी पावर है। किसी एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कब कहेंगे? जब उस एक्सप्रेशन को हम x और कांस्टेंट की मल्टीपल की फॉर्म में लिख दे, और जब हम एक्सप्रेशन को इक्वेट करवा देते हैं तो वो एक्सप्रेशन इक्वेशन बन जाता है। तो पोलिनोमियल फंक्शन कौन से होंगे आपको समझ में आ गया होगा। एल्जेब्राइक फंक्शन में कौन से फंक्शन होंगे? पोलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इरैशनल फंक्शन। तो वो सारे फंक्शंस जिसको आप x की पावर और कांस्टेंट का कुछ कॉम्बिनेशन करके लिख दो। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ट्रांसीडेंटल फंक्शन कौन से होंगे? फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन हो गया, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। सारे के सारे फंक्शन किस में आते हैं? ट्रांसीडेंटल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद हाइपरबोलिक जो फंक्शन होंगे, हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक में साइन कोस के साथ भी हम लिख सकते हैं, कोस हाइपरबोलिक फंक्शन, साइन हाइपरबोलिक, कोट हाइपरबोलिक। ये सारे फंक्शंस कौन से फंक्शन होंगे? ट्रांसीडेंटल फंक्शन होंगे। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे लोगरिथम चैप्टर में, जो कि हम ये भी कहते हैं लोगरिथम इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि e की पावर x, इसकी वैल्यू हमेशा जो e की वैल्यू जो होती है हमेशा ही 2 और 3 के बीच में होती है, और वो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 2.718 समथिंग। और एक्सप्रेशन क्या रहता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का? पावर 0 से शुरू होगी, x की पावर 0 से स्टार्ट होगी, 0 फैक्टोरियल डिवाइड में लिखा होगा, प्लस x की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, x की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, x की पावर अप टू इन्फिनिटी तक। और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अब आप एक्सपेंड कर सकते हो, x की पावर 0 यानी कि 1 और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, प्लस में एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। सारे नीचे फैक्टोरियल होंगे, 0 से स्टार्ट होगा, पावर भी 0 से स्टार्ट होगी, अप टू इन्फिनिटी चलेगा। ये होगा e का एक्सपेंशन, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 2 और 3 के बीच में होती है, अप्रोक्सीमेट 2.17138 कुछ होती है। उसके बाद लोगरिथम फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन, log x।
log की जब आप एक्सपेंशन लिखोगे तो नीचे फैक्टोरियल नहीं होता है, सीधा x के अपॉन में 1, x स्क्वायर के अपॉन में 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 अप टू इन्फिनिटी। लॉगरिथमिक फंक्शन को हम ये भी कह सकते हैं कि लॉगरिथम क्या होता है, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। ये हम लॉगरिथम चैप्टर में डिस्कस भी करने वाले हैं, लॉगरिथम की सारी प्रॉपर्टीज करने वाले हैं कि कब एक्सपेंड कर सकते हैं हम लॉगरिथम में, अगर वैल्यूज लिखी हुई है, सम में लिखी हुई है तो एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं अगर हम दो लॉगरिथम में दो वैल्यू प्रोडक्ट की फॉर्म में। लॉगरिथम का यूज तो ऑप्शंस में भी आ जाता है बहुत बार, तो इसीलिए हम एक्स्ट्रा एक चैप्टर करने वाले हैं लॉगरिथम, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था। हमारा नेक्स्ट चैप्टर लॉगरिथम ही होगा। लॉगरिथम की सारी प्रॉपर्टी रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो ये सारे के सारे जो फंक्शन हमने अभी डिस्कस किए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ये सारे के सारे कैसे फंक्शन हैं, ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। अलजेब्राइक में पॉलिनोमियल होंगे, यानी कि वो सारे एक्सप्रेशन होंगे जो x की पावर में होंगे विद सम कोफिशिएंट होंगे, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड कांस्टेंट। नेक्स्ट देखो, हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन करने से पहले हम पहले काउंटिंग करना भी सीख लेते हैं, फंक्शन की काउंटिंग कैसे करनी है आप। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालना सीख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। लेट A and B be two non-empty set, two non-empty set and cardinality of set, यानी कि number of element in set A are m, number of element in set B are n। फंक्शन डिफाइन किया हुआ है A to B, डिफाइंड है ये फंक्शन। हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बताने कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बताने, तो क्या होगा, जो भी ए का में नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसको आप ये भी लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, इसको लिख सकते हो आप यहाँ से ऑर्डर ऑफ, नोटेशन है सिर्फ इसके पावर में ए में जितने एलिमेंट हैं, या ये कह सकते हैं यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ बी रेज्ड टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे, n की पावर m हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। जो कोडोमेन की पावर होती है उसमें डोमेन की पावर हो जाती है, तो ये होंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। उसके बाद हम काउंट करना सीखते हैं नंबर ऑफ वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन। इसके लिए फॉर्मूला है आपके पास, अगर ए में सेम रहेगा सभी फॉर्मूला के लिए, ए में एलिमेंट हम m लेके चल रहे हैं इन जनरल, बी में एलिमेंट हम n लेके चल रहे हैं। अगर m की वैल्यू बड़ी हो गई n से, अगर a में एलिमेंट b से बड़े हो गए, ज़्यादा हो गए, इसका मतलब वन फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के किसी एलिमेंट की वहाँ पे हमें इमेज ही नहीं मिली होगी। तो उस केस में वन फंक्शन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट, दोनों इक्वल हो जाएं, दोनों साइड एलिमेंट, या डोमेन में एलिमेंट कम हो और कोडोमेन में ज़्यादा हो, तब भी वन मिल सकता है हमें। उस केस में एलिमेंट कितने होंगे, क्योंकि हमने n में ज़्यादा कहे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, NPM हो जाएंगे वन फंक्शन। और ये कई जगह लिखा मिलता है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ गया था DSSB में वन फंक्शन का, किसी में परमुटेशन से लिखा हुआ था NPM, किसी में फैक्टोरियल से परमुटेशन में मल्टीप्लाई किया हुआ था, किसी में कॉम्बिनेशन में। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, NCR और इनटू में m फैक्टोरियल। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि कॉम्बिनेशन में NCR किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इनटू में r फैक्टोरियल के इक्वल होता है। हमने यहाँ पे लिखा है NPM की वैल्यू क्या हो जाएगी, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस m फैक्टोरियल। NCM की वैल्यू क्या हो जाएगी, n फैक्टोरियल n माइनस m फैक्टोरियल और इनटू में m फैक्टोरियल, और उसी m फैक्टोरियल को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में लिख दिया,
तो ये क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन हो जाएंगे। किस केस में, जब डोमेन में एलिमेंट कम और कोडोमेन में क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। जब जिसमें ज्यादा एलिमेंट है या इक्वल है वो वैल्यू हम ऊपर लिखते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ से हम काउंट कर सकते हैं। मान लिया कि आपको क्या दे दिया, सेट में एलिमेंट 2 है, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट 3 है। पहले तो आप काउंट करो इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे। फंक्शन डिफाइंड है ए से बी, तो फंक्शन में एलिमेंट कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइंड हो सकते हैं, 3 की पावर 2, यानी कि 9 फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन। उसके बाद अगर आपसे पूछे 1 क्योंकि 2 छोटा है 3 से, तो 1 हो गए, 0 तो नहीं होंगे इस केस में। कितने होंगे, 3 पी 2, 3p2 लिखो, और क्या लिख सकते हो इसको, 3c2 इंटू में 2 फैक्टोरियल। कैलकुलेट कर लो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ से भी वैल्यू क्या आएगी, 3 ही आएगी। तो 3 फंक्शन होंगे और 9 होंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, क्या कैलकुलेट करना है हमें, ऑन टू फंक्शन। एक क्वेश्चन और लिखो जिसमें ए सेट है, जिसमें एलिमेंट है, सेट ए में एलिमेंट है 3, एक फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी, ए में एलिमेंट है 4 और बी में एलिमेंट है 3, सेट बी में एलिमेंट है 3। फर्स्ट तो आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे, कोडोमेन की पावर करनी होती है, यानी कि 3 की पावर 4, ये हो जाएंगे टोटल फंक्शंस। हाँ, और अगर हमें निकालने 1 फंक्शन, क्या निकालने हैं, 1 फंक्शन। अब देखो यहाँ एलिमेंट कितने हैं, 4, यहाँ एलिमेंट कितने हैं, 3, यानी कि यहाँ के हर एक एलिमेंट की यहाँ एक इमेज तो नहीं आई होगी, किसी न किसी एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट को तो एक पे जाना, ऐसा हुआ होगा कि 2 एलिमेंट एक पे गए होंगे, और ऐसा होते ही हमारा 1 फंक्शन नहीं होता है। तो यहाँ से 1 तो कोई भी नहीं होगा। अब कितने मैनी 1 होंगे, कितने ऑन टू होंगे, वो हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा नंबर ऑफ क्या निकालने का, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन यही रखेंगे इन जनरल हम। फंक्शन ए से बी डिफाइंड है, ए में एलिमेंट m है, बी में एलिमेंट n है, ठीक है। ऑन टू फंक्शन निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NCR -1 की पावर n -r और x की पावर होती है ये वाली, बाकी सभी को हमने यूज कर लिए, एक ही रहता है -1 की पावर m। अप्लाई कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उनमें अप्लाई कर सकते हो। ऑन टू फंक्शन कैसे निकालते हैं, NCR -1 की पावर n -r x की पावर m। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन में क्या दिया हुआ है, log ऑफ x 5x - x²/4 और इसका क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट। इन पॉइंट्स पे ये क्या है, डिफाइंड है, ये चेक करना है आपको। डोमेन ऑफ डेफिनेशन निकालना है, ठीक है। देखो अब क्योंकि स्क्वायर रूट दिया हुआ है, अब हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जैसे ही स्क्वायर रूट के अंदर माइनस बन गया तो ये बना देगा हमारे नंबर को कॉम्प्लेक्स, यानी कि आयोटा। इसका मतलब जो अंदर वाली टर्म है, अंदर वाली क्या टर्म दे रखी है, log ऑफ 5x - x²/4, ये वाली वैल्यू 0 तो 0 से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, छोटी तो नहीं हो सकती, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 0, ठीक है। उसके बाद हम दोनों साइड लोगरिथम कैंसिल करना चाहते हैं। लोग कैंसिल करने के लिए क्या आ जाएगा, क्योंकि इंटरवल हमारा 1 से कुछ दिया हुआ है, तो हम कैंसिल कर देते हैं दोनों साइड लोगरिथम को। ई और लोग एक दूसरे के एंटी होते, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से, 5x - x²/4 इज ग्रेटर देन 1।
इसी की पावर 0 यानी कि 1, यानी कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, या क्या कह सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज, पूरे को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में। तो यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे, सब -5 आना चाहिए, प्रोडक्ट 4 आने चाहिए, तो रूट क्या हो जाएंगे, 4 और 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वालिटी नहीं है, ध्यान रखना, ये इक्वालिटी नहीं है हमारे पास, +4 लेस देन 0, यानी कि x -4 और x -1 इज लेस देन 0। दोनों की वैल्यू किससे बड़ी है, लेस देन 0 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटरवल आपका 1 और 4 के बीच में आएगी वैल्यू, और वो क्या आ जाएगा हमारा 1 हो सकती है, लेस देन 0 कब आएगी वैल्यू, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, 4। यानी कि आपका जो डोमेन ऑफ डेफिनेशन है, यानी कि फंक्शन किन पॉइंट पे डिफाइन होगा, जब ये स्क्वायर रूट के अंदर की जो टर्म है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, डोमेन ऑफ डेफिनेशन का ही है नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा, क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√mod x माइनस एक्स। अब ये डिफाइन कब होगा, जब डिनोमिनेटर की जो भी टर्म है वो 0 नहीं है, साथ में क्या कंडीशन है, स्क्वायर रूट भी आया हुआ है, यानी कि mod x माइनस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। 0 तो नहीं हो सकती है कंप्लीट वैल्यू, ये कंप्लीट वैल्यू 0 नहीं होगी। दूसरा, जब स्क्वायर रूट के अंदर जब जो टर्म है तो ये 0 से लेस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जैसे ही नेगेटिव आ जाए, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गई तो ये इस नंबर को क्या बना देगी, कॉम्प्लेक्स बना देगी, क्योंकि आंसर तो हमारा सारा रियल में दिया हुआ है। उसके बाद क्या कंडीशन बनेगी, mod x की वैल्यू क्या हो, हमेशा ही x से क्या हो, बड़ी हो। अब ये x अगर हमारा क्या आ जाए, -3 ले लिया, मान लिया हमने x की वैल्यू नेगेटिव ले ली, क्या नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव से हमेशा क्या रहेगी, लेस रहेगी, बड़ा रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव लेंगे, अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, 3 ले लिया मान लिया, क्या 3 से बड़ा होगा, इक्वल, अगर इक्वल होता तब तो कह सकते थे इक्वल हो सकता है। तो इस केस में सारी की सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, हमारी सारी की सारी कैसी वैल्यू आ जाएंगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, आर नेगेटिव हो जाएगा। कंप्लीट आर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव वाली वैल्यू नहीं ले सकते हैं, इक्वालिटी हट चुकी है। उसके बाद R0 का क्या मतलब है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और साथ में क्या, इसमें से क्या एक्सक्लूड कर दें, 0 को एक्सक्लूड कर दें। R यहाँ पे पॉजिटिव और लगा लो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन था जो यहाँ पे पॉजिटिव साइन और आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, जिसमें वैल्यू क्या होगी, R नेगेटिव हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, डोमेन ऑफ फंक्शन yx डिफाइंड बाय, क्या दिया हुआ है, 2x + 2y, फंक्शन कैसे डिफाइन किया हुआ है, इक्वल टू 2। इसकी डोमेन ऑफ डेफिनेशन बतानी है आपको, तो कैसे करेंगे सॉल्व, 2x = 2 माइनस, या यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो आप, 2 माइनस y की वैल्यू x की फॉर्म में निकाल सकते हो और x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की ही वैल्यू निकाल लेते हैं, 2y = 2 की पावर x। दोनों साइड जब भी एक्सपोनेंट की पावर दे रखी हो, कोई भी नंबर की पावर दे रखी हो, तो क्या लिख सकते हो इसको आप, दोनों साइड लोगरिथम अप्लाई करेंगे। लोग फॉर्मूला होता है, जब भी हम लोगरिथम अप्लाई करते हैं m⁻n पे, तो ये इक्वल हो जाता है, पावर आगे आ जाती है log⁻n
m। तो यहाँ से क्या आ जाएगा y log 2 इज इक्वल टू, दोनों साइड अप्लाई किया हमने, log 2 माइनस 2x। अब ये और बेस चेंजिंग फॉर्मूला भी होता है, log m बेस अगर n है मान लिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m अपॉन में log n लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू log 2 माइनस 2x इज इक्वल अपॉन में log 2 इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, log बेस 2 की पावर 2 माइनस एक्स। अब इस पे डिफाइन, अब इसकी वैल्यूज चेक करते हैं हम, क्योंकि x में आंसर निकालना है हमें, x में दिया हुआ है। तो यहाँ से log में वैल्यू आ गई है हमारी y की। अब log की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम डिस्कस भी करेंगे, किया हुआ है नेक्स्ट हमारे चैप्टर में लॉगरिथम में। log 0 होता है, log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, और log 1 0 होता है। यानी कि या तो इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी और अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। यानी कि 2 माइनस 2x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी। यानी कि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, या यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 1। इक्वेलिटी आ सकती है, इक्वेलिटी दे रखा है इसमें, आ सकती है इसकी वैल्यू। और ये 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, यानी कि ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है। 0 इज ग्रेटर इक्वल टू x माइनस 1, यानी कि x की वैल्यू किसके बीच में आ जाएगी, 1 और माइनस 1 और ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट। इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जब आप लॉगरिथम की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लोगे। कुछ क्वेश्चंस जब भी डोमेन ऑफ डेफिनेशन निकालना होगा तो आपको ये चेक करना है कि वो कंडीशन, वो अगर रेसिप्रोकल में दिया है तो डिनोमिनेटर की टर्म कभी भी 0 नहीं बननी चाहिए, और अगर स्क्वायर रूट में दिया है और रियल में आपसे क्वेश्चन ऑप्शन से चेक करना है आपको, ऑप्शन अगर आपके पॉजिटिव दे रखे हैं तो उस केस में वो सारी कंडीशन आपको देख लेनी है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस फंक्शन का आपको चेक करना है कि ये फंक्शन 1 है, ऑन 2 है, दोनों है, ठीक है, 1 बट नॉट ऑन 2, और क्या लिख दिया उसने, ऑन 2 बट नॉट ऑन 2 है, यहाँ पे ऑन 2 है, ये ऑन 2 बट नॉट 1 ऑन 2, नाइदर 1 नॉर ऑन 2, ठीक है। तो देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है, जब भी नेगेटिव दिखे या कोई भी इवन पावर दिखे तो आपको उस केस में कह देना है डायरेक्ट देखते ही कि वो फंक्शन 1 तो नहीं होगा। अदरवाइज तरीका क्या है, क्योंकि हमारे पास डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर है। जैसे आप इसमें 0 पुट करते, जैसे ही 0 पुट करते आंसर आता 0, जैसे ही 1 पुट करते तभी भी 0, यानी कि 1 तो नहीं है। तो जो हमने इवन ऑड फंक्शन पढ़े थे क्लासिफिकेशन में, टाइप्स में, 1 ऑन 2 के वहां पे इवन और ऑड के फंक्शन के साथ आप एक रिजल्ट लिख सकते हो कि कोई फंक्शन इवन फंक्शन है तो वो कभी भी 1 नहीं होगा, क्योंकि इवन पावर होते ही 2 की एक वैल्यू आ ही जाएगी, और उस केस में फंक्शन 1 नहीं होगा। तो ये फंक्शन हमारा कैसा नहीं है, 1 फंक्शन नहीं है। तो आपका यहाँ से कौन सा ऑप्शन कट गया, ये वाला, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 तो गए, 2 रह गए, 50% तो हो गया सॉल्व क्वेश्चन। अब हमें चेक करना है ऑन 2। ऑन 2 के लिए क्या कंडीशन होती है कि आपका कोडोमेन पूरा का पूरा क्या बन जाए, रियल नंबर। अब देखो इसकी वैल्यू आप कुछ भी यहाँ पुट करते रहो, x दिया हुआ है तो x जैसे दिया हुआ है, यहाँ तो सारी इवन आनी है वैल्यू, लेकिन वहाँ x की वजह से आपकी कोडोमेन की सारी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि जैसे आप प्लस इन्फिनिटी पुट करते हो तो इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी ही जाएगी, कुछ भी वैल्यू पुट कर लो चाहे। अब नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो माइनस की भी वैल्यू आएगी, क्योंकि स्क्वायर में से माइनस किया है, जैसे आप वो वाली वैल्यू बड़ी लोगे तो नेगेटिव भी आ जाएगी। तो ये वाला जो फंक्शन है आपका क्या हो जाएगा, ऑन 2 हो जाएगा, 1 नहीं होगा। नाइदर वाला ऑप्शन भी गया यहाँ से, तो ये क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। अब देखो ओड पावर आ गई,
ओड पावर आते ही हमें चेक करना होगा 1 1 तो होगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स। ऑप्शन देखो 1 1 ऑन टू नन ऑफ दीज 1 1 1 1 के लिए हर एक वैल्यू के लिए डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी क्योंकि x कहाँ से लेना है हमें और रियल नंबर से। अगर ग्राफिकल अप्रोच से चेक करते हैं तो आपको पहले तो इसका ग्राफ ही नहीं पता चलता कि कौन सा बनेगा। पहले क्या करोगे आप पॉइंट पुट करके चेक करोगे वो पॉइंट कौन कौन से बनेंगे, उन पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच यहाँ पे लेंथी हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले तो यही चेक करेंगे कि ओड पावर है या इवन पावर है। इवन होती है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया तो वो 1 1 नहीं होगा। अब ओड पावर है 1 1 तो हो सकता है। कैसे चेक करोगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से चेक करना। फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करो, क्या जाएगा 2x² प्लस 1, 2x² प्लस 1। स्क्वायर में कुछ ऐड ही हुआ है, स्क्वायर में क्या हुआ है ऐड, यानी कि हर एक अगर वैल्यू आप वैल्यू अलग अलग पुट करते जाओगे क्योंकि स्क्वायर है इवन पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू, यानी कि ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा आपका ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। यानी कि फंक्शन हमारा क्या रहेगा इंक्रीजिंग ही रहेगा। और मैंने लिखवाया था फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हमेशा कैसा होगा 1 1 होगा। ठीक है, अब 1 1 है, ऑन टू है या नहीं है वो चेक करना होगा क्योंकि हमारे दो ऑप्शन और दे रखे हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू देखो, अब ऑन टू है या नहीं। ऑन टू के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि इसका पूरा कोडोमेन इसकी क्या बन जाए रेंज बन जाए। अब देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, यानी कि ये किसकी वैल्यू दे रखी है वाई की। वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स दिया हुआ है। तो हमें चेक करना है कि ये ऑन टू है या नहीं है। क्या इसमें प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक सारी की सारी वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारी की सारी वैल्यू इसकी क्या बन रही है रेंज। अगर ऐसा हो रहा है पूरा का पूरा रेंज सेट आपका आर बन रहा है तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा ऑन टू। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था सेम तरीके से आपको अप्लाई करना है। अगर फिर भी आपको डिफिकल्टी आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से माइनस माइनस का है, ओड पावर है 1 1 होगा। माइनस है ओड पावर है तो दो की एक इमेज आ सकती है, यानी कि 1 1 तो नहीं होगा, 1 1 वाले ऑप्शन तो गए। अब आपको चेक करना है मैनी वन है क्या, मैनी वन है। सिर्फ आपको इस केस में क्या चेक करना है ऑन टू चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डोमेन ऑफ डेफिनेशन बतानी है आपको। क्या दिया हुआ है फंक्शन 1 बाय स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट जब भी दो टर्म दे दे साथ में तो दोनों का इंटरसेक्शन चेक करना होता है आपको। पहले इसको सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करेंगे और फिर क्या चेक करेंगे दोनों का इंटरसेक्शन वाले पॉइंट चेक करने आपको। अब स्क्वायर रूट है साथ में डिनोमिनेटर है कि इसकी वैल्यू जो भी डिनोमिनेटर में टर्म दी हुई है, डिनोमिनेटर में है x माइनस 1 x माइनस 3, ये वाली वैल्यू 0 तो नहीं होगी। अब क्या नेगेटिव होगी क्या पॉजिटिव होगी। अब क्योंकि स्क्वायर रूट दिया हुआ है तो नेगेटिव तो नहीं होगी, यानी कि जो अंदर वैल्यू दे रखी है x माइनस 1 और x माइनस 3 ये वैल्यू नेगेटिव तो नहीं होगी, यानी ऑलवेज क्या रहेगी ग्रेटर देन 0। इक्वालिटी क्यों नहीं आएगी क्योंकि डिनोमिनेटर में दिया हुआ था, तो सिर्फ क्या आएगी वैल्यू ये ग्रेटर देन 0। जब भी ऐसा आ जाए दो इनक्वालिटी ग्रेटर देन, वैसे तो हम लीनियर इक्वेशन में डिस्कस कर चुके हैं ये, फिर भी अगर ऐसा है तो हम कैसे लिखते हैं इसको, जो बड़ा वैल्यू है और जो छोटी वैल्यू है छोटे वाली वैल्यू से माइनस इन्फिनिटी से -1, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, यानी कि 3 से इन्फिनिटी ये आ जाएगी वैल्यू सारी की सारी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से ये मान लिया -1 2 3 ये है 3, ये सारी वैल्यूज प्लस इन्फिनिटी की साइड और -1 से यहाँ वाली वैल्यू ये सारी वैल्यूज ये वाली वैल्यूज ये आ जाएंगी
माइनस इन्फिनिटी की साइड, और ये आ जाएंगे। उसके बाद हम दूसरे वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, लोगरिथम एक्स स्क्वायर माइनस 1। लोग की वैल्यू हमेशा ही ग्रेटर देन 0 रहती है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये वाली वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0। सेम इनक्वालिटी, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन +2 से प्लस इन्फिनिटी। अब हम इसको लाइन पे ड्रॉ करें अगर, तो कौन से पॉइंट आएंगे, मान लिया ये -2 है और ये है +2, ये वाले यहाँ मान लिया 3 है, ठीक है। ये वाली वैल्यूज आएंगी हमारे पास, और इस साइड -2 से ये सारी वैल्यू, और यहाँ था -1। पहले वाले इंटरवल के लिए अगर हम चेक कर लें तो वैल्यू थी हमारी ये वाली सारी, और दूसरे वाले इंटरवल के लिए ये सारी वैल्यूज। अगर आपको इंटरसेक्शन करना है तो कौन सी वैल्यूज आएंगी, -2 से माइनस इन्फिनिटी से -2 और 3 से लेकर ये सारी वैल्यूज। तो इंटरसेक्शन में कौन सा पॉइंट आ जाएगा, देखो ये ऑप्शन भी डाल रखा था इन्होंने, जो हमारा फर्स्ट वाले इंटरवल से आया था, ये इन्होंने ऑप्शन डाल दिया, और जैसे ही हमने ऑप्शन दिखा हम टिक करके आ जाएंगे। जब भी दो सम की फॉर्म में दो टर्म दे दे तो आपका क्या करना है, दोनों को इंडिविजुअल सॉल्व करना है, उसके बाद हम दोनों का इंटरसेक्शन चेक करना है, ठीक है। तो ये खुश हो जाते हैं, हमारा ऑप्शन दिया हुआ था जो हमारा निकला था, तो ये गलत है ऑप्शन। क्या है ऑप्शन हमारा, फोर्थ, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। फंक्शन डिफाइंड है 0 to infinity एफ एक्स इज इक्वल टू x/1 प्लस x/1 प्लस x दिया हुआ, ठीक है। हमें चेक करना है 1 1 है, ऑन 2 है, क्या है, ठीक है। अब देखो ग्राफ तो नहीं हम प्लॉट कर पाएंगे, ग्राफिकल अप्रोच हो जाती है इस क्वेश्चन के केस में फेल। उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली बात देखते हैं हम। फंक्शन का डेरिवेटिव करते मान लिया तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले टर्म एज इट इज यानी 1 प्लस एक्स, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बीच में माइनस साइन आता है। अब ये एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, यानी कि क्या आ जाएगी वैल्यू x अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं x की जगह पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगी वैल्यू, पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि नीचे तो स्क्वायर ही है, ऊपर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगी। या एक और तरीका हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, x की जगह अगर हम पुट करते हैं मान लिया 1/x, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1/x, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/x, ठीक है। एलसीएम लेते तो क्या आ जाएगा 1/1 प्लस x आ जाएगा, 1/1 प्लस x कैंसिल नहीं हो रही है टर्म, 1 प्लस 1/x, x कैंसिल हो जाएगा, सेम नहीं आ रही है वैल्यू। यानी कि ये फंक्शन कई बार क्या होता है कि जब भी हम वैल्यू पुट करते हैं दो वैल्यू पे सेम वैल्यू आ जाती है फंक्शन की, तो ये वाली अप्रोच भी हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे फेल हो जाती है। अब चेक करना आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है या नहीं है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। जब फंक्शन हमारा आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो तो 1 1 तो होगा, ठीक है। नाइदर 1 1 वाली कंडीशन तो गई हमारी हट यहाँ से, नाइदर 1 1 वाली, यानी कि दो ऑप्शन रह गए, आपको चेक करना है ऑन टू है या ऑन टू बट 1 1 बट ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू, फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन हमें चेक करना है। अब देखो फंक्शन क्या दिया हुआ, एफ एक्स इज इक्वल टू x/1 प्लस एक्स, यानी कि y की वैल्यू दे रखी है, y इंटू 1 प्लस एक्स, इनवर्स फंक्शन अगर हम निकालते हैं यहाँ से y प्लस वाई एक्स, इसको राइट साइड में ले जाएंगे हम डायरेक्ट, यहाँ से y किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस वाई एक्स, यानी कि x अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ से तो 1 माइनस वाई के इक्वल y की वैल्यू, यानी x किसके इक्वल आ जाएगा, y अपॉन में 1 माइनस वाई के, यानी f इनवर्स x
एफ इनवर्स वाई लिख सकते हो, यहाँ पे चेंज करके लिख सकते हैं हम एक्स अपॉन में 1y माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये फंक्शन आया हमारा, ठीक है। अब ये वाली वैल्यूज क्या कंप्लीट हमारा आर आ जाता है इसमें। जीरो देखो कोडोमेन क्या दिया हुआ है, जीरो इंक्लूड है, यहाँ पे जीरो पुट कर सकते हो आप। जैसे ही जीरो पुट करोगे क्या आएगी वैल्यू, जीरो। वन पुट करते वन, यहाँ पे 1 माइनस 1 इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में, लेकिन ऊपर तो क्या है 1 है, 1 अपॉन में इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी क्या आ जाएगी वैल्यू, जीरो। डोमेन में है, रियल लाइन नहीं दिया हुआ डोमेन, यहाँ पे डोमेन क्या दिया हुआ है, 0 से इन्फिनिटी, 0 टू क्या दिया हुआ है, इन्फिनिटी दिया हुआ है इस केस में। तो क्या कंप्लीट आर आपका ये कोडोमेन बन रहा है, रेंज सेट आपका क्या 0 से इन्फिनिटी आ रहा है इस केस में। तो यहाँ से इनवर्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1 बाय 1 माइनस वाई, यानी एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स आ गया। यानी जैसे आप यहाँ पे 1 पुट करोगे, 0 पे 0 वैल्यू, 1 पुट करेंगे तो 1 बाय इन्फिनिटी 0, 1 1 तो नहीं होगा, 1 1 हमने पहले ही कैंसिल कर दिया है। ऑन टू यहाँ से भी आप डिस्कार्ड कर सकते थे, कैसे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 0 पुट कर रहे हो तभी भी वैल्यू 0 आ रही है, और 1 पुट कर रहे हैं तभी भी वैल्यू 0 आ रही है, मैनी 1 आ रहा है। और 0 इसमें डिफाइंड है, कोडोमेन में कोडोमेन क्या दिया हुआ है हमारा, 0 ही दिया हुआ है, 0 से लेकर इन्फिनिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे चेक करना था कि इसके कोडोमेन पे क्या सभी की सभी वैल्यूज इसी में से आ रही हैं। अगर हम 0 से इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं, 0 और 1 तो नहीं आ रही हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है हमारा, इंटरवल बन रहा है 0 से इन्फिनिटी। तो इस केस में हमारा क्या बन जाएगा, 1 1 एंड ऑन टू, ऑप्शन 1 हमारा क्या रह जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, हमें फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, बी की और सी की। किस फंक्शन के लिए, फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस 1, इसमें से अगर हम एफ एक्स माइनस कर देते हैं तो ये दिया हुआ 8x प्लस 3 के, फंक्शन में पुट कर दो x प्लस 1, जैसे ही हम x प्लस 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी, एक्स की जगह पुट कर दो x प्लस 1 प्लस डी इक्वल टू, बीच में माइनस साइन है, माइनस बी एक्स स्क्वायर, एफ एक्स माइनस करना है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी कि माइनस डी इक्वल दिया हुआ है 8x प्लस 3 के। सॉल्व करो इसको, तो अगर हम इसको खोल के लिखेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस सी एक्स प्लस सी प्लस डी, यहाँ पे नहीं है ब्रैकेट, ब्रैकेट हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस टी इक्वल टू 8x प्लस 3। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा सी एक्स प्लस डी से सी एक्स प्लस डी, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से बी एक्स स्क्वायर से बी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, बी प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 8x प्लस 3। तो b की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2b इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 4। अब देखो b इज इक्वल टू 4 से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, b इज इक्वल टू 4 इन सभी ऑप्शंस में, ऑप्शन से भी आप चेक कर लेना, कई बार ऐसा ही ऑप्शन, जैसे इस क्वेश्चन में ऑप्शन 1 में ही b की वैल्यू दे रखी थी, b की वैल्यू आती है हमारा क्वेश्चन सॉल्व, b की वैल्यू क्या दे रखी थी 4, c की भी निकाल लेना यहाँ से वैल्यू, कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करवा के, कांस्टेंट टर्म क्या दी हुई है, b प्लस सी इक्वल टू 3, b की वैल्यू 4 आ गई है, 4 प्लस सी इज इक्वल टू 3, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है,
इनवर्स फंक्शन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और हमारे कुछ ये क्वेश्चन और इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट इनवर्स ऑफ फंक्शन के साथ और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।